कि आइएम्बिक पेंटामीटर कैसे बनता है। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो मिल के एक फूट बनता है इसके कॉम्बिनेशन से, उसको कहते हैं आईएम। और ये पेंटामीटर आइएम्बिक कैसे बनेगा, ये 8 लाइन इन आइएम्बिक होगा। इट मीन ये 8 लाइन किस में होंगी, इस तरह बनेगी, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन से आईएम। उसके बाद फेरी क्वीन जो है, ये 6 बुक्स में आपसे पूछ लें कि फेरी क्वीन क्या है, मतलब वो किस तरह की, वो ट्रेजेडी है, वो कोई सोनेट है, तो आप बताएंगे कि फेरी क्वीन एक एपिक है। FAERIE फेरी क्वीन जो उसकी बुक्स हैं, ये 6 बुक्स पर कंसिस्ट करती है और इसको कहा जाता है इट इज़ एन एपिक पोएम। एपिक पोएम आपको पता होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें एक हीरो होता है, हैवी एमुनेशन होती है, लड़ाई होती है, एक कैंपेन की जाती है, एक सीरियस टॉपिक होता है उसके ऊपर, तो ये भी इसी तरह की है, नरेट की जाती है। एपिक प्रोटेस्टेंट नेशनलिज्म इसमें दिखाई गई है। एपिक किस तरह की है, फिर प्रोटेस्टेंट जो उनका रिलीजन था उसकी नेशनलिज्म। और सर ये 6 बुक्स एक ही टाइम पब्लिश नहीं हुई थी, ये 3 बुक्स पहले हुई थी। हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ। 1590 में से लेकर 96 तक, यानी 1590 से लेकर 1596 तक ये ऑनवर्ड पब्लिश हुई हैं, इस तरह लिख लें। यानी ये बेयक वक्त पब्लिश नहीं हुई। एपिक की ये करैक्टरिस्टिक होती है कि एपिक को डिफरेंट बुक्स में बांटा जाता है, ठीक है, वो एक बुक्स में नहीं होती चूँकि वो नरेशन फॉर्म में होती है, नरेट की जाती है। तो ये 1590 से लेके 1596 इसकी ड्यूरेशन है। टोटल कितनी बुक्स हैं, 6 बुक्स। और कुछ इसकी डेट ऑफ बर्थ इसकी लिख लें। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। एडमंड स्पेंसर जो है वो पैदा हुआ है इंग्लैंड के अंदर 1552 में। एडमंड स्पेंसर बहुत अच्छा पोएट है, इसको कहा जाता है पोएट्स पोएट। क्या कहा जाता है इसको, पोएट्स पोएट। 1599 में इसकी डेथ हुई है। और इसके साथ जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो एलिज़ाबेथन एज भी जो है वो भी डिस्कस होगी। अब एलिज़ाबेथन एज जो है वो क्या है, 1558, ठीक है, और 1603 में उसकी डेथ हुई थी। और जब उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद आपको पता है कि उसका कोई वारिस नहीं था एलिज़ाबेथ का। तो फिर कौन सी एज आई थी, जैकोबियन एज। कौन आया था फिर उसके बाद, जैकोबियन एज आई थी। जैकोबियन एज फिर कब कहाँ से चलती है, 1603 से लेकर 1625 तक, ये जैकोबियन एज है, ठीक है। इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर पता चल जाता है कि ये कौन सा लिटरेचर जो है कौन सी एज में। शेक्सपियर को भी हमें फिर जानना पड़ेगा। तो शेक्सपियर की जो एज है वो क्या है, शेक्सपियर जो है वो 1564 से लेके 1616 तक, 1564 से लेके 1616 तक, 1616 तक ये है शेक्सपियर। शेक्सपियर भी एलिज़ाबेथन एज में आता है, ठीक है। उसने रेनेसेंस एज भी देखी है और एक और जो है दूसरा जो किंग है उसकी एज भी देखी है। क्योंकि जो जैकोबियन पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होता है, 1603 से स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली किंग जो जेम्स था वो भी उसकी आ जाता है एज में। 1603 में उसने ज्वाइन किया और 1624 में उसने छोड़ा। तो मतलब शेक्सपियर की अगर डेथ हो रही है 1616 में, तो इसने ये एज भी देखी है, यानी क्वीन एलिज़ाबेथ I और जैकोबियन पीरियड जो है वो भी उसने देखा है शेक्सपियर ने।
कौन से पेज पे थे हम? यहाँ इससे देखिएगा कितना हमने इस यहाँ से कर लिया था। 63 पे थे। 62 डिस्कस करना। हाँ 63 पे ये देखिएगा 62 एंड yes an exhortatory speech usually delivered to the crowd to incite them of to some actions। यानी कहता है कि ये जो स्पीच है यूजुअली डिलीवर टू क्राउड टू इंसाइट देम टू सम एक्शन, यानी वो कौन सी स्पीच है? आपने 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, डिक्लेमेशन है और सरमन है और उसके बाद ये है हरेंग जो है, ये कहता है ये भी एक किस्म की स्पीच होती है और इस स्पीच के अंदर एक्शन के लिए उभारा जाता है। रेवोल्यूशन जैसे कोई नहीं लाता, वो कहते हैं कि किसी को मोटिवेट किया जाता है कि तुम ये एक्शन करो। बाद आपने देखा होगा बाज़ लोगों को वो करते हैं, वो कौन सी स्पीच करते हैं? वो हरेंग स्पीच करते हैं। दिस स्पीच इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच दैट aggravate that invite the listeners to do actions, जो इनवाइट करते हैं लिसनर को कि वो कोई एक्शन करें, तो उस स्पीच को क्या कहते हैं? हरेंग। नोट कर लें। यानी ये 4 ऑप्शन उसने दी है। एक का सरमन तो सामने बंदे बैठे होते हैं वो बोलता जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है? ये ऐसी स्पीच की जाती है और इस स्पीच में उनको ये उभारा जाता है कि दे शुड इनवाइट, इस तरह से उनको मोटिवेट एजिटेट किया जाता है कि वो कोई एक्शन करें। ये मोस्टली रेवोल्यूशनरी लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। तो मोनोलॉग तो अकेले की स्पीच है, डिक्लेमेशन भी कोई चीज़ डिक्लेयर करना, और सरमन जो है किसी के सामने बोलना, और हरेंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच इन विच लिसनर आर आस्क्ड टू डू एक्शन। Hearing colors are the seeing. A smell is an example of synesthesia. Synesthesia का मतलब होता है कि जब आप ऐसी, इसका मतलब लिख लें कि when you observe, hear colors and see sound, इस तरह की, यानी ये एक हिस्स है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि you can smell colors and sounds। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो बहुत सारी चीज़ों, साउंड से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर कर लेते हैं। वो सुन के आवाज़ जो है वो बता देते हैं कि ये फ़लाँ की आवाज़ है। वो होता है सिनेस्थीसिया उसके अंदर। वो इस तरह की उनके अंदर एक अहलियत होती है। ड्राइडेंस ऐसे ऑफ द ड्रामेटिक पोइजी हैड अ बैकग्राउंड्स ऑफ द क्रिटिसाइजिंग इंग्लिश लिटरेचर। तो ये है सैम्यूल सॉरबरी जो है ये है, ये कहता है ड्राइडन ऐसे ऑफ द ड्रामेटिक पोइजी हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इंग्लिश लिटरेचर बाय द फ्रेंच डिप्लोमेट्स। हु वाज ही? ये सैम्यूल सॉरबरी है, ये फ्रेंच फिलासफर था, ट्रांसलेटर था, तो इसने ये कहा था। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर द माउथ पीस ऑफ द ड्राइडेंस ड्रामेटिक पोइजी? व्हाट वाज रिटन इन द डायलॉग फॉर्म्स? दैट वाज रिटन इन द ड्रामेटिक पोइजी जो है वो किस में लिखी गई है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उसके अंदर दिए गए हैं। बहुत सारे 4 करैक्टर हैं उसके अंदर। एक है निंडर्स, और एक है लिसिडस, और उसके बाद एक क्राइट्स है, और एक यूजिनस है। अब यूजीनस, क्राइट और निंडर्स और लिसिडस, ये सारे करैक्टर मौजूद हैं। इनमें से एक करैक्टर जो है वो जॉनसन की, ड्राइडन की अपनी आवाज़ होती है। मतलब ये जो ड्राइडन है इसका अपना माउथ पीस होता है जो उसके हवाले से बोलता है। यानी सारे अपना अपना मोनोलॉग देते हैं और इसमें 4 करैक्टर हैं। एक है यूजीनस, और एक है लिसिडस है, और एक निंडर है। निंडर जो है ही स्पीक फॉर द ड्राइडन हिमसेल्फ, ये ड्राइडन के लिए बोलता है। तो उसको उसने कहा है कि ये माउथ पीस है उसका। तो अगर वो पूछ लें कि कौन सा माउथ पीस था ड्राइडन का उस ड्रामेटिक पोइजी के अंदर, तो आप बताएंगे उन 4 करैक्टर में से निंडर वाज द माउथ पीस ऑफ द ड्राइडन। विच लिटरेरी ग्रुप ड्राइव्ड इन द फिलासफी फ्रॉम द मूर्स प्रिंसिपा एथिका?
विच से, जो क्या कहता था, बाई फार द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स आर द प्लेजर्स ऑफ द ह्यूमन इंटरकोर्स एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट ह्यूमन प्रोग्रेस। कौन कहता था? ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब ब्लूम्सबरी ग्रुप कौन है? ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है, इसमें कुछ लोग जो थे वो शामिल थे। वो इंटेलेक्चुअल थे, फिलासफ़र थे, राइटर थे, पोएट थे, प्रोज राइटर थे, और उनमें कुछ लोग उन्होंने मिल के ब्लूम्सबरी ग्रुप बनाया था। इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था। और ये ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है, इसमें वर्जीनिया वुल्फ थी, ठीक है। इसके अंदर जॉन कैनिस था, KEYNES, कैनिस। और इसके अंदर EM फॉस्टर था। EM फॉस्टर का नाम सुना होगा, अ पैसेज टू इंडिया जिसने लिखा है। लिटन स्ट्रेची था। लिटन स्ट्रेची भी आपने पढ़ा होगा। ये भी एक प्रोज राइटर था, ऑटोबायोग्राफी लिखता था, ज़्यादा बायोग्राफी लिखता था, बायोग्राफिकल राइटर था। GM मूर जो है, इसकी बुक है 1930 में इसने बुक लिखी थी, ठीक है। और EM मूर जो है, ये पैदा हुआ है 1873 में, और इसकी डेथ हुई है 1958 में। नाम है EM मूर। 1903 में इसने बुक लिखी थी, प्रिंसिपा एथिका। ले जी, कितने हो गए? I suffer from the impaired eyesight, depressions of poverty, and left Oxford without the degree after the periods of the teachers of my marriage to the Mrs. Porters and widow twice my age। ये सारा कुछ ये कहा था किसने? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है, ये फ्रेंड था ओलिवर क्रॉमवेल का। ओलिवर क्रॉमवेल का ये फ्रेंड था। डॉक्टर जॉनसन की लोगों के साथ इतनी दोस्ती नहीं थी, ओलिवर क्रॉमवेल के साथ की दोस्ती थी। सैमुअल जॉनसन पैदा हुआ है 1709 को, और 1784 में इसकी डेथ हुई है। क्लासिकल पोएट था, क्रिटिक था, राइटर था। Hope you got in today's session a lot of knowledge, and you will practice it. Stay blessed and have a nice time.